नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं बालूराम सोलंकी आपके अपने YouTube चैनल रीड साइंस मैथ लेवल 2 में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने पदार्थ को जाने के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में पदार्थ की अवस्था भौतिक गुणों के आधार पर और उसमें जिसके अंतर्गत हमने ठोस, द्रव्य, गैस और परमाणु, प्लाज्मा, परमाणु की खोज किसने की, परमाणु में कौन से भाग होते हैं, आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है और बाह्य भाग में क्या पाया जाता है, अणु किससे मिलकर बने होते हैं, इन सब के संबंध में हमने पढ़ा। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। यदि इस संबंध में आपको अधिक और जानकारी चाहिए तो पदार्थ को जाने पार्ट फर्स्ट और पदार्थ को जाने पार्ट सेकंड में। प्यारे दोस्तों, आज हम पदार्थ को जाने पार्ट 3 में पढ़ने जा रहे हैं। पदार्थ के गुण रासायनिक आधार पर, जिनमें 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। आपने आसपास अनेक पदार्थों को देखा होगा और अनुभव किया होगा, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, शक्कर, नमक, जल, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीतल आदि। इन पदार्थों में कुछ तत्व, कुछ यौगिक तथा कुछ मिश्रण हैं। तत्व, यौगिक व मिश्रण क्या है, आओ जानकारी प्राप्त करें। तत्व: शुद्ध तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, ऑक्सीजन आदि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इन्हें तत्व कहते हैं। ये जो भी हमने शुद्ध तांबा, लोहा यानी शुद्ध की बात की, इनमें सभी जो भी मटेरियल उपस्थित होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा मिलकर बना होता है। किसी तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। तत्व के अन्य उदाहरण कार्बन, सल्फर, चांदी। तो हम कह सकते हैं प्यारे दोस्तों कि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु हैं। जैसे यदि हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे कार्बन की बात करें तो उसमें केवल कार्बन होना चाहिए। यदि सल्फर की बात करें तो उसमें मात्र सल्फर होना चाहिए। उसके बाद आता है रसायन की भाषा में इसे कैसे हम डिफाइन करेंगे और किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के तत्व हमें मिले हैं। अभी तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं। हम गणित में जोड़ने, घटाने, गुणा, त्रिभुज बनाने आदि सब के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह गणनाओं को व्यक्त करने के लिए संक्षिप्त रूप होते हैं। चिन्हों का प्रयोग केवल गणित में ही नहीं, रसायन विज्ञान में भी किया जाता है। रसायन विज्ञान में तत्वों को व्यक्त करने के लिए प्रतीक का उपयोग किया जाता है। अब तक 118 तत्व एवं इनमें बने लाखों यौगिक खोजे जा चुके हैं। इसलिए रसायन विज्ञान में प्रतीक का प्रयोग अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के 1 या 2 या 3 अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। आइए कुछ तत्वों के प्रतीक को जानें। सारणी 5.2 में तत्वों के प्रतीक, इसमें या तो 1 या 2 अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से स्टार्ट करके दर्शाया गया है। ऐसी बात नहीं है, कई अपवाद भी हैं। देखिए, हाइड्रोजन को H से, कार्बन को C से, फ्लोरीन को F से और अनेक दे रखे हैं। इसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, पोटेशियम, स्वर्ण यानी गोल्ड, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। जैसे सोडियम का S से शुरू होती है स्पेलिंग, लेकिन सोडियम को Na से दर्शाया जाता है, और पोटेशियम का P से होता है जबकि K से दर्शाया जाता है। तो कई अपवाद भी हैं इसके। कॉपर Cu, आयरन Fe, सिल्वर यानी चांदी Ag, पारा Hg, कोबाल्ट Cu। आगे आता है प्यारे दोस्तों यौगिक यानी कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए शक्कर का, चूना, नमक, खाने का सोडा, साबुन, सर्फ इत्यादि। यौगिक में क्या होता है,
दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त करने पर, उसमें एक ही प्रकार के थे, जबकि यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। जिस प्रकार जल में हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में मिला होता है। आइए कुछ यौगिक व उनके सूत्र देखते हैं। पहले दोस्तों, ये खासकर रीट में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फॉर्मूले आते हैं जो नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो हमें थोड़ा याद रखना है इनको। जिसमें मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि जल होता है H2O होता है, जल का सूत्र H2O। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, मैग्नीशियम क्लोराइड का NgCl2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो हमें ये याद रखने पूछे जाते हैं बहुत बार। यौगिक बनाते समय कोई परमाणु एक निश्चित संख्या में अन्य परमाणुओं से संयोग करता है। इसमें मात्रा होती है वो निश्चित होती है। परमाणुओं के संयोग करने की क्षमता, इस क्षमता को संयोजन क्षमता या संयोजकता कहते हैं। ये अलग अलग होती है। संयोजकता के बारे में हम आगे के अध्याय में जो भी आता है उसमें विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार हाइड्रोजन की संयोजकता 2 ही है, कार्बन की 4 ही क्यों है, ऑक्सीजन की 2 क्यों होती है, हीलियम की कोई संयोजकता नहीं होती, तो ये किस कारण से होता है, ये भी हम आगे के अध्याय में चर्चा करेंगे। अभी आता है प्यारे दोस्तों मिश्रण, मिक्सचर। आपने कई वस्तुओं जैसे पीतल व स्टील के बर्तन, वायु, कांच, जल, पत्थर आदि को देखा होगा। क्या ये सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है? नहीं, ये सभी वस्तुएं दो या दो से अधिक तत्वों, यौगिकों को किसी भी निश्चित अनुपात में मिलाने से बनी होती है। ऐसे पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं इसमें, फिर ये मिश्रण बनता है। शरबत, हवा, रेत इसके एग्जाम्पल हैं। पहले दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कि पदार्थ की अवस्थाएं रासायनिक गुणों के आधार पर, तत्व, मिश्रण और यौगिक। इसके बाद आता है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। मैं आपको भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा पहले बता देता हूँ कि भौतिक परिवर्तन है वो आपको ऊपर से दिखाई देंगे, ठीक है। वो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब उन्हें वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। जिस प्रकार की, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बर्फ़ को पिघला लिया। अब बर्फ़ पहले थी वो ठोस अवस्था में थी, अब पिघलाने के बाद वो द्रव अवस्था में आ जाती है। क्या मैं द्रव को यानी जल को वापस से बर्फ़ अवस्था में ले जा सकता हूँ? तो इसका आंसर रहेगा हाँ, ले जा सकता हूँ। तो ऐसे परिवर्तन जो उत्क्रमणीय का मतलब दोबारा से चेंज किए जा सकते हो, जो एक दिशीय यानी एक दिशीय न होकर के दोनों दिशा में चलते हो, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें इनके गुण होते हैं वो भी भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है, रासायनिक अवस्था में नहीं होता है। तो गतिविधि 7 में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं इसके बारे में। कांच या प्लास्टिक के एक कटोरे में थोड़ी बर्फ़ लीजिए। बर्फ़ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। आपके पास बर्फ़ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण में रखेंगे। कटोरे में अब क्या दिखाई देता है? बर्फ़ को धूप में रखने पर वह जल में बदल जाता है। वह जल को हिमकारी मिश्रण में ठंडा करने पर पुनः बर्फ़ में परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। प्यारे दोस्तों, उत्क्रमणीय का जो चिन्ह दिखाया गया है ये दोनों तरफ का है। ध्यान रखना है इसमें कि बर्फ़ को जब गर्म किया जाता है वो जल में परिवर्तित हो जाती है और जल को जब ठंडा किया जाता है तो बर्फ़ में चेंज हो जाती है। ऐसे परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में चलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जबकि इसका उल्टा होता है रासायनिक परिवर्तन में, कि उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। और ये परिवर्तन जो भौतिक परिवर्तन होते हैं या उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं ये अस्थायी होते हैं, जिनका स्थायित्व नहीं होता है। और जबकि रासायनिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होते हैं। तो इसके बाद हम रासायनिक परिवर्तनों का भी अध्ययन करेंगे। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है
भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन कोई नया पदार्थ नहीं बनाते। इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे मोम का पिघलना, बल्ब का जलना, ये सभी होते हैं अस्थायी परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। गतिविधि 8, लोहे की कुछ कीलें लेकर उन्हें गीला करके कुछ दिनों तक खुले में छोड़ दें। कीलों पर भूरे रंग की एक परत जम जाती है। ऐसा कैसे हुआ? जंग लगने पर लोहा एक नए पदार्थ लोहे के ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड का सूत्र है Fe2O3। मैंने अलग से लिख दिया है कि जो भूरा रंग हो जाता है जंग लगने के बाद, उसका जो लोहे का ऑक्साइड बन जाता है और उसका सूत्र होता है Fe2O3। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। पदार्थ के भौतिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसमें नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। मैंने पीछे अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय को आपको डिफाइन किया था, और ये स्थायी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दूध का दही में बनना और कागज़ का जलना। यदि कागज़ को जला दिया जाए तो उस कार्बन से हम पुनः कागज़ नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसे परिवर्तन जो स्थायी होते हैं रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। पहले दोस्तों, इसमें थोड़ी सत्येंद्र नाथ बोस की जीवनी के बारे में दिखाया गया है, इसका हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। उन्हें सांख्यिकी यांत्रिकी का प्रणेता कहा जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस के अनुसंधान कार्य और वैज्ञानिक एनरिको फर्मी द्वारा किए गए विकास से ही कण भौतिकी के मूल कणों को 2 भागों में विभक्त करना संभव हुआ। ऐसी खोज के लिए इन कणों को बोस के नाम पर बोसोन व फर्मी के नाम पर फर्मियोन कहा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने इनको मेघनाथ साहा स्मारक स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। सन 1954 में इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से अलंकृत किया। बोस द्वारा विकसित किए गए सिद्धांत को प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा प्रकाशित करवाया गया। इस सिद्धांत को बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। आइंस्टीन के दिशा निर्देश पर सत्येंद्र नाथ बोस ने बोस आइंस्टीन संघनन नामक 5वीं अवस्था को भी बताया। इसकी वैज्ञानिक पुष्टि हो चुकी है। इसी कारण उन्हें भारत का आइंस्टीन कहना उपयुक्त है। दोस्तों, इनको 5वीं अवस्था भी बोस आइंस्टीन संघनन, जिनमें 4 तो होगी ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और ये 5वीं अवस्था है। प्यारे दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा पदार्थ को जाने चैप्टर समाप्त होता है। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार साइंस की महत्वपूर्ण जानकारियाँ और चैप्टर का अध्ययन करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।